सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं, इसमें केमिकल सब्सटेंस को लाइट एब्जॉर्ब करवाई जाती है किसी भी इंटेंसिटी की। और आपको ध्यान रखना है कि आपको जिसको भी लाइट एब्जॉर्ब कराना है वो सॉल्यूशन में होना चाहिए, मतलब आपको उसका घोल बनाना है पानी में या किसी और में। आप सूखा पाउडर उसे नहीं रखेंगे, नहीं तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री काम नहीं करेगी। तो ये लिक्विड फेस में काम करता है। दूसरी बात हो रही है कि जो कंपाउंड होगा वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा या ट्रांसमिट करेगा। तो एब्जॉर्ब तो बहुत लोग को पता है, ट्रांसमिट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए एक ग्लास रखा, उसमें हमने अपना सॉल्यूशन का घोल रख दिया और यहाँ से हम लाइट उस पर डाल रहे हैं। तो कुछ लाइट तो ये रख लेगा और कुछ लाइट आगे फेंक देगा, यानी जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो आगे चली जाएगी। उसी लाइट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। तो अब इसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है या आगे फेंक दिया है, जिसे हम ट्रांसमिटेड कहते हैं, उसके बेसिस पर हम ये पता लगा लेंगे कि वो केमिकल सब्सटेंस कैसा है, उसका कंसंट्रेशन कितना है और उसमें क्या क्या मौजूद है। उससे पहले देखिए हमारे दो चैनल हैं, एक है NTNet-JRF एनवायरमेंटल साइंस और एक है पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है क्विज़ का टाइमिंग, डेट भी दी है। तो यहाँ पर रेगुलर क्विजेस हो रहे हैं, आप ज्वाइन करिए, क्विज़ करिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी है। और साथ में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने ऊपर वाले एनवायरमेंटल साइंस के लिए एक डिस्कशन चैनल भी बनाया हुआ है, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल में पहले से हैं वो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नहीं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। अब बात करते हैं कि होता क्या है। होता ये है कि देखिए लाइट, जैसे सूरज जब निकलता है तो वो अपनी लाइट रेज ये रिलीज करता है, ये लाइट रेज है। और ये लाइट रेज में असलियत में होता क्या है, इनमें होता है फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, सबसे छोटे पार्टिकल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका जो घर है, आपका जो मकान है वो किस चीज़ से बना है, तो आप कहेंगे ब्रिक्स और सीमेंट से बना है। तो ये ब्रिक पार्टिकल हो गया, एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, बेसिक पार्टिकल हो गया, जिससे आपका मकान, दुकान या इमारत बनी है। तो फोटॉन्स क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो उन पार्टिकल से बनी है और ये पार्टिकल्स कहलाते हैं फोटॉन। तो एक्चुअली में जब भी लाइट एनर्जी कोई एब्जॉर्ब करता है, देखिए जैसे ह्यूमन बॉडी ने एब्जॉर्ब की या किसी नॉन लिविंग बॉडी ने, तो वो एक्चुअली में क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन। ध्यान रखिएगा, वो एब्जॉर्ब करेंगे हमेशा फोटॉन, वो और कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो लाइट रे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती, वो पार्टिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पेपर है BMC डर्मेटोलॉजी का, और ये बता रहे हैं कि क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ मेलानोमा। तो देखिए मेलानोमा क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर क्यूटेनियस मेलानोमा है तो उसे अर्ली स्टेज में ही स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डिटेक्ट कर लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मेडिसिनल साथ में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। तो एप्लीकेशन की बात आई है तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब जो कंपाउंड है उसका बायोलॉजिकल फीचर्स क्या है और प्योर स्टेट में वो क्या रखता है क्या नहीं, ये पता लगाया जा सकता है। एंजाइम ऐसे क्या है, एंजाइम ऐसे में देखिए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को पता लगाया जा सकता है। तो एंजाइम्स के बारे में, प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन के बारे में, और कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इन द बॉडी ऑफ वाटर। आप ध्यान सुनिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड एनालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन हॉस्पिटल। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ आ रहा है इस समय कोरोना में, पैंडमिक में, जब ऑक्सीजन की एक तरह से हम कहेंगे शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसपोर्टेशन शॉर्टेज जरूर है। एक बेसिक समझ लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक देख रहे हैं आप, ब्लैक एनर्जी ड्रिंक या ग्लूकॉन डी भी ले लें, तो जब एक इंसान इसे पी लेता है तो क्या होता है, आपका एनर्जी स्टेट हाई हो जाता है, आप में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तब आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आप कुछ ना कुछ करने चाहते हैं, आप जो कुछ कर रहे थे उससे डबल एनर्जी से करते हैं, क्योंकि आप में इंस्टेंट एनर्जी कहीं से आ गई है। इसी स्टोरी को आप एटम्स और मॉलिक्यूल के लिए समझिए। ये एक एटम था, ये कहीं किसी स्टेट में पहले से विराजमान था, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी गई और एक्स्ट्रा एनर्जी देने के बाद ये कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी स्टेट में। अब ये हायर एनर्जी में पहुँच तो गया, लेकिन इसके पास वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसे कुछ ना कुछ करना है। तो अब ये इंसानों की तरह तो टीवी गेम्स और रनिंग और जिम तो नहीं कर सकता, तो इसके पास एक ही तरीका होता है कि ये क्या करे,
उस एनर्जी को रिलीज कर दे, छोड़ दे और वापस जहाँ था वहीं पहुँच जाए। तो ये क्या करता है, ये आप देख सकते हैं, ये इस एनर्जी को एमिट कर देता है। इसे ही कहते हैं एमिशन ऑफ एनर्जी। और ये जिस एनर्जी को एमिट करता है, इसको भी अगर पकड़ लिया जाए और इसको भी अगर डिटेक्टर डिटेक्ट कर ले और इसको समझा जाए, तो भी हम पता लगा सकते हैं उस कंपाउंड के बारे में। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा। ये प्रोसेस भी आपको बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स में मिलेगा, जहाँ पर क्या किया जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, उसको हाई, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हाई एनर्जी स्टेट में भेजा जाएगा। वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश में अपनी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और उसको भी हम डिटेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और पता लगाएंगे उस कंपाउंड के बारे में। तो ये रफ बेसिक आइडिया था अभी तक। अभी इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। एक नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात कर रहे हैं। देखिए, एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स ऐसा बल्ब नहीं होता है, अभी हम आपको बताएंगे। एक होता है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या होता है? कॉलीमेटर एक ऐसी चीज़ है जो रेज को पैरेलल कर देती है। यानी अगर रेज ऐसे 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 आ रहे हैं तो ये रेज क्या करेगी, पैरेलल कर देगी रे को। और प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म तो आपको पता होगा, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म पे अगर वाइट लाइट पड़ती है तो ये इन्हें अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट देता है। और प्रिज्म जैसा ही एक और एक चीज़ है जो काम करती है और उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रिज्म की जगह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। करना क्या है, काम क्या है, वाइट लाइट को उसके हिस्सों में, उसके कंपोनेंट्स में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अनुसार बांटना। ये काम प्रिज्म भी करता है और ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी करती है। तो आप दोनों को रख सकते हैं। अब हुआ क्या, ये रेड लाइट है, येलो है, ब्लू है, ये अलग अलग वेवलेंथ में बट चुकी है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि रेड, येलो, ब्लू सब की सब हमारे सॉल्यूशन में जाएं, क्योंकि अगर सब चली जाएंगी तो हमने वाइट लाइट को तोड़ा ही क्यों। तो हम क्या करेंगे, रेड, येलो, ब्लू में से कोई एक अपने पसंद की, अपने हिसाब की जो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करे उसे भेजेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेलेक्टर का। ये क्या करेगा, इन सब में से किसी एक फिक्स्ड लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को, जिसे आप उसे बताएंगे, उसे ही सॉल्यूशन में भेजेगा। और फिर सॉल्यूशन क्या करेगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ लाइट को आगे फेंक देगा, जिसे हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। और इसे ही आगे जो डिटेक्टर मौजूद है ये बताएगा कि भाई इस सॉल्यूशन ने इतनी लाइट एब्जॉर्ब की है और इतनी ट्रांसमिट की है। और कभी कभार तो ये आप देखेंगे आगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में ये ग्राफ भी प्लॉट करेगा, जिससे हमें चीज़ों को इंटरप्रेट करना होगा। तो टाइप्स देख लेते हैं। 7 टाइप है। एक है विजिबल लाइट, एक है यूवी विजिबल। ये दोनों तो आपको कंपल्सरीली समझ लेने हैं। दूसरा एनएमआर इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसको हम देखेंगे। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो मकसद होगा वो इन 3 को समझने का होगा, क्योंकि बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बेसिक सबका सेम है, जो हमने अभी आपसे बातें की सब वही हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम डबल बीम पढ़ते हैं। डबल बीम और सिंगल बीम क्या होता है, थोड़ा सा देखिए। देखिए, डबल बीम क्या है, दो जगह हैं ऐसी। तो अगर ये दो जगहें ना होती, इनमें से एक जगह ना होती, सिर्फ एक ही जगह होती, तो ये सिंगल बीम होती। डबल बीम क्योंकि दो जगहें हैं तो दोनों जगहों पे लाइट जा रही होगी, तो डबल बीम जा रही है, इसीलिए इसका नाम डबल बीम है। अब देखिए काम कैसे कर रहा है, इसको समझिए। ये सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है। स्लिट, स्लिट क्या चीज़ होती है, स्लिट पतले पतले, बहुत ही माइन्यूट पतले पतले, बहुत ही क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, आप ऐसा समझिए। और ये क्या करते हैं, फिर वही काम करते हैं। वाइट लाइट में जो बहुत सी कंपोनेंट उसके टूट गए, उनमें से हमें सबको नहीं भेजना है, हमें किसी फिक्स्ड को भेजना है। उन्हीं फिक्स्ड को भेजने का काम भी स्लिट करता है। अब ये देखिए डिस्पर्जन डिवाइस आया, इसने यहाँ पे तोड़ा और वाइट लाइट यहाँ पर अपने पार्ट्स में, हिस्सों में टूट गई। तो यहाँ पर एग्जिट स्लिट हुआ और अब यहाँ पर एक कोई एक लाइट गई होगी, या तो रेड या तो येलो या कोई एक। अब इसको इन्होंने मिरर से यहाँ पर आप देखेंगे डिफ्रैक्शन दिया है और ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर गई, हमारे रेफरेंस में गई। ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है हमारे इंस्ट्रूमेंट को कि एक्चुअली में लाइट एब्जॉर्ब कितनी होनी चाहिए। तो ये जो रेफरेंस है, ये यहाँ पर हम वाटर भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ और भी रख सकते हैं। तो मेजॉरिटली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर, पानी। अब हमने इसे क्यों रखा है, क्योंकि देखिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये नहीं जानता कि लाइट एब्जॉर्ब कितनी होती है। जब हम पानी रखते हैं तो पानी
तो पूरी की पूरी लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है ऑलमोस्ट। उससे इंस्ट्रूमेंट को एक आइडिया मिलता है कि अच्छा एक वाटर इतनी लाइट को ट्रांसमिट करता है। और जब हम अपने सैंपल को रखते हैं तो सैंपल तो पूरा का पूरा लाइट ट्रांसमिट नहीं करता होगा, वो कुछ एब्जॉर्ब भी करता है। फिर ये इन दोनों का कंपैरिजन करता है कि ये इतना एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर के मुकाबले या इतना ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो फिर ये चीज़ बेकार हो जाएगी। तो डबल बीम और सिंगल बीम आप समझ गए होंगे। डबल बीम आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सिंगल बीम क्या है मैं आपको बताता हूँ और इसका क्या नुकसान है अभी देखते हैं। उसके पहले देखिए ये एक बात, जो यूवी रीजन है वो है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर और विजिबल रीजन है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। यूवी में भी दो कैटेगरी है, नियर और फार। तो 200 से 400 है नियर और 200 से नीचे चली जाती है फार। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैं जो आपको बता रहा था कि हमारा जो सैंपल है वो पाउडर्ड, मान लीजिए आपने लीव्स ले ली मैंगो की और मैंगो की लीव्स को आपने क्रश कर लिया, बिल्कुल पाउडर्ड बना लिया उन्हें। और पाउडर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें क्रश करना पड़ेगा मोटार में। उसके बाद आपने क्या किया, उसे इथाइल अल्कोहल या हेक्सेन में मिला के सॉल्यूशन बना लिया। फिर आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करेंगे। ये है एक्चुअल डिवाइस। तो ये आप देखेंगे तो ये क्या है, इस सिंगल बीम है। कैसे पता लगा, सिर्फ एक जगह है इस बॉटल को रखने की। ये बॉटल क्या है अभी देखेंगे हम। अगर बॉटल रखने की दो जगहें होंगी, मान लीजिए यहाँ भी एक जगह होती एक बॉटल को रखने की, तो हम क्या करते, एक और बॉटल रख लेते। ये बॉटल हमारी हो जाती है सैंपल की बॉटल और ये बॉटल हमारी हो जाती है रेफरेंस की। रेफरेंस मतलब जिससे इंस्ट्रूमेंट कंपेयर करेगा। उसमें आप पानी रख सकते हैं, पोटेशियम टाइक्रोमेट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर डबल होता तो क्या फ़ायदा होता और सिंगल से क्या नुकसान है। सिंगल से क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। सिंगल में क्या होगा, पहले आप वाटर रखेंगे, रेफरेंस रखेंगे और इंस्ट्रूमेंट रेफरेंस की रीडिंग नोट करेगा। आप इसे फिर हटाएंगे और दोबारा रखेंगे अपने सैंपल को। फिर आप दोबारा रखेंगे रेफरेंस। फिर आप अगर आप वेवलेंथ बदलते हैं तो बार बार बदलना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर डबल बीम होगी तो क्या होगा, आप यहाँ पे अपना रेफरेंस को रखे रहने देंगे, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप अपने सैंपल्स को, जो डिफरेंट सैंपल्स हैं उनको रखते जाइए। मैं बात कर रहा था कि सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट में बल्ब नहीं होता। आप ये दो छोटे छोटे लैंप देखिए, एक है टंगस्टन हैलोजन लैंप और एक है ड्यूटीरियम लैंप। जो लोग केमिस्ट्री वाले हैं वो जानते होंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो ये ड्यूट्रियम है जिसे हम 2H1 से भी लिखते हैं। तो इनके बल्ब्स को लाइट सोर्स के तौर पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा अंदर कोई बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं होती। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो बॉटल है, इस बॉटल का बहुत ही बड़ा मायने है, इसका एक फिक्स्ड नाम है। तो इस बॉटल को नापने के लिए लोग ज़्यादातर कहते हैं क्या कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल डेंसिटी नाप रहे हैं। ऑप्टिकल मतलब लाइट से संबंधित, क्योंकि आप लाइट से संबंधित चीज़ें कर रहे हैं इसलिए ऑप्टिकल वर्ड आया। और डेंसिटी इसलिए क्योंकि आप एक्चुअली में कंपेयर करना चाह रहे हैं कि आप इस जो सॉल्यूशन है उसमें जो भी लोग हैं वो लोगों में कंसंट्रेशन कितनी है और वो लोगों का स्ट्रक्चर या उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितनी लाइट को उसने ट्रांसमिट किया। तो इसका एक फॉर्मूला है A/L। ए है एब्जॉर्बेंस और एल है थिकनेस ऑफ द सैंपल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओडी लोग करते हैं, आप लोग को ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, हम ओडी कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कर रहे हैं। अब जो वो बॉटल थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसे हम कहते हैं क्यूवेट, इसका नाम ध्यान रख लीजिए। मैंने आपको ये अमेज़ॉन से दिखाया है, ये रेडली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये दो क्यूवेट मिल रही है आपको 1190 में। ये कोई प्रमोशनल नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इट इज़ रेडली अवेलेबल। दूसरी बात आप ये जान लीजिए, इसमें आपको ये चार चार तरफ दिख रही है, 1 2 3 4। तो जब आप ध्यान से देखेंगे क्यूवेट को तो आप ध्यान रखिएगा कि क्यूवेट में चारों साइड में आपको दो साइड बिल्कुल ट्रांसलूसेंट मिलेंगी, हेजी मिलेंगी, जैसे आप इन दोनों की तरफ को देख सकते हैं। और दो आमने सामने की साइड बिल्कुल क्लीन होंगी, क्लियर होंगी। तो जिधर थोड़ा सा खुरदुरा होगा या थोड़ा सा आपको ट्रांसलूसेंट या अलग टाइप का मिलेगा, आपको वहीं से हाथ लगा के, और हमेशा ग्लव्स पहने जाते हैं, आप वहीं से इसको पकड़ेंगे और जो बिल्कुल क्लीन साइड है वहीं से लाइट जाएगी। अगर आपने गलती से ट्रांसलूसेंट साइड उधर कर दिया तो लाइट उसमें से पास ही नहीं होगी और फिर रीडिंग्स में एरर आएगी।
आप जानते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए ध्यान देखिए, एटॉमिक है, एटम है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट में जाएगा, फिर एनर्जी को रिलीज करके लो स्टेट में आएगा और उस एनर्जी को पकड़ के हम समझेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझिए, नाम से ही कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो एक इसलिए इस्तेमाल है ट्रेस। ट्रेस का मतलब बहुत ही कम अमाउंट में मेटल और मेटेलॉइड अगर होंगे पीपीएम या सब पीपीएम में, तो ये डिटेक्ट कर सकता है। टाइम कम लेता है और भी ज़्यादा जो मेथड्स हैं जैसे ग्रेविमेट्रिक, उनसे एक्यूरेसी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल। देखिए आपको समझना होगा कि अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बन गया, यूवी विजिबल बन गया, तो ये कुछ और क्यों बना, या हम कह सकते हैं कि ये एनएमआर क्यों बना, तो आपको अंतर समझना होगा कि कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ का काम ही कुछ अलग है। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, वाटर एनालिसिस में, फूड एंड बेवरेजेस एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल, तो इन्वायरमेंटल साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एएएस। तो यहाँ पे एक हॉलो कैथोड लैंप होता है। कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, अगर आप केमिस्ट्री वाले हैं तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसे समझा होगा। कैथोड होता है जहाँ पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं, तो यहाँ पर एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से एनर्जी एमिशन होता है, लाइट एमिशन होता है, और ये लैंप के तौर पर काम में आता है। आगे फ्लेम होती है। हम क्या करते हैं, जो एटम्स हमें डिटेक्ट करते हैं उनको हम फ्लेम में गर्मी देते हैं और उनका स्टेट गैसियस बदल देते हैं। और फिर नीचे होता है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या करता है, नेबुलाइजर छोटे छोटे एरोजोल पार्टिकल्स में उन्हें बदल देता है, उन पार्टिकल्स को, जिंक, फेरस, जिन्हें भी हमें डिटेक्ट करना है। फिर वो हम सॉल्यूशन में डालते हैं, क्योंकि अगर सॉल्यूशन में नहीं डालेंगे तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री नहीं होगी। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मोनोक्रोमेटर, फिर डिटेक्टर, और फिर यहाँ पर डेटा प्रोसेसर हमें क्या देता है, कुछ कर्व्स देता है और कुछ रीडिंग देता है। तो मोटा मोटा आप कहेंगे तो हर जगह यही हो रहा है कि एनर्जी एटम या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, और फिर हम चीज़ों को समझ रहे हैं। रियल में आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूब है, ये कुछ ट्यूब्स इनके अंदर डाले जाते हैं, यहाँ पे हमारा सैंपल रखा जाता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसे ऐसे आप नहीं समझ सकते। जब आप जानेंगे तो इसे आराम से समझ जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी। अब पढ़ते हैं ICP-AES यानी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा और एटॉमिक एमिशंस। भाई यहाँ पर भी एटम जो है वो एमिट कर रहा है एनर्जी, ये बात हम समझ गए, लेकिन ये इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा में आपको बता दूं, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस जाना होगा, लेकिन ये चौथा स्टेट है, और ये चौथा स्टेट कब बनता है, जब गैस को इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है कि वो आयंस में बदल जाए, तब ये क्या बन जाता है, प्लाज्मा। तो ये इन्वायरमेंटल लैब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा सैंपल्स को एक दिन में कर सकता है। ये किसके लिए सूटेबल है, ध्यान रखिएगा, हैलोजन और इनर्ट गैसेस के लिए सूटेबल नहीं है। रिफ्रैक्ट्री जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, सिलिकॉन, इनके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो थोड़ा सा हेजी डायग्राम है, आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे भी मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, कंप्यूटर है, नेबुलाइजर है, कूलेंट एयर है, और सैंपल सॉल्यूशन है, और यहाँ पे आर्गन की सप्लाई। ये RF क्या है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर है। रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर रिमोट से चलने वाली जो कार हैं उनमें तक इस्तेमाल होता है। तो बेसिक मोटा मोटा सेम वही है। NMR देख लेते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये आपने MRI ज़रूर देखा होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपने देखा होगा। इसमें आदमी अंदर चला जाता है, पेशेंट। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर मोटा मोटा काम करता है। तो ये है क्या, जैसे कि एब्रीविएशन बता रहा है, होता क्या होगा, इसमें दो न्यूक्लियाई होते होंगे। न्यूक्लियस, आप जानते होंगे कि एटम में न्यूक्लियस होता है, और जो शेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो जो न्यूक्लियस हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, तो उनके घूमने की वजह से वहाँ पर रेवोल्यूशन होता रहता है, और इस घूमने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है उसमें भी एक मोमेंटम आ जाता है, रोटेशन आ जाता है, और जब भी कोई इलेक्ट्रिक वाली चीज़ घूमती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। लेकिन ये NMR वही काम करेगा जो NMR एक्टिव कंपाउंड होंगे। NMR एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा।
अगर सेम हो गई तो एनएमआर एक्टिव नहीं है, एनएमआर एक्टिव नहीं है तो ये इंस्ट्रूमेंट काम वहाँ पर नहीं करेगा। तो इसके इस्तेमाल क्या है, स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोटीन के ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स और फोल्डिंग को डिटरमाइन करने में ये यूज़ आता है। ये आप देख सकते हैं, हमें रिसर्च गेट से लिया है, ये मोहम्मद सोहेल जफर जी का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नेट, दो मैग्नेट होते हैं और मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किन पर, उन छोटे न्यूक्लियस पर जो एक छोटे मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर काम करते हैं। फिर इनका ओरिएंटेशन होता है, उस ओरिएंटेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे डिटेक्ट करके ये एक हमें पीक देते हैं, हमें उन पीक को समझना होता है। इस पीक को कैसे समझेंगे ये एक अलग डिटेल में टॉपिक है, इसे फिर कभी हम देखेंगे। ये CSIR नीस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी CSIR की, मैं उससे आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। देखिए उनके पास ये एनएमआर है, कितना बड़ा एनएमआर है, और ये कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का है। ये देखिए इसका मॉडल भी दिया हुआ है, एवेंस 3। तो ऐसे हर लैब के पास अपने अलग अलग हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। बाकी इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।